Continuing with statistics, last chapter, that is index numbers. Index numbers again a kind of chapter जिसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है in your exam. इंडेक्स नंबर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है. ओके. इंडेक्स नंबर होता क्या है? अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लोकेशन और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक. कोई भी वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, इट्स लोकेशन, जब हम ये डिफरेंस निकालते हैं तो बेसिकली उसे बोला जाता है इंडेक्स नंबर. कितना चेंज हुआ है किसी वेरिएबल में वो कैलकुलेट करना कहलाता है इंडेक्स नंबर्स. ओके. हम बेसिकली अभी प्राइस रिलेटेड चेंजेस को ही देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन है. इसके न्यूमेरिकल सबसे इजी है आउट ऑफ लास्ट 3-4 चैप्टर्स. अगर तुम इंडेक्स नंबर्स के न्यूमेरिकल्स की बात करो तो ये फार इजी है देन एनी अदर वन. ओके. कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर यूज करने का क्या फायदा है? सबसे पहला, इट हेल्प्स इन टेलिंग द चेंजेस इन प्राइस लेवल. यार कोई भी दो कमोडिटी में इस साल में और पिछले साल में कितना अंतर हुआ है, अगर ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज. प्राइस लेवल चेंजेस हमको पता लग जाता है. दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी. यार जितना ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है देश में उतना आपको लोगों की सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी. तो अगर कोई भी बिजनेस पर्सन को सैलरी इंक्रीज करनी है अपने एम्प्लॉइज की, इट इज विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स numbers. Third is information regarding production. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कैलकुलेट किया जाता है, आईआईपी. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करता है बेसिकली कि कितना चेंज हुआ है आपके प्रोडक्शन में. ठीक है. पिछले साल के कंपैरिजन में जैसे प्राइस चेंज निकालते हैं ना, वैसे क्वांटिटी का चेंज भी निकाला जाता है. Q1 अपॉन Q0 इंटू 100. ठीक है. Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर और Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. फिर यू गेट टू नो अबाउट फॉरेन ट्रेड. बेटा जिस तरह से प्राइस का इंडेक्स निकलता है, जिस तरह से क्वांटिटी का इंडेक्स निकलता है, वैसे ही फॉरेन ट्रेड का भी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है. इंपोर्ट कितने हुए हैं आपकी कंट्री में और एक्सपोर्ट कितने हुए हैं, ये भी कैलकुलेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. यू गेट टू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग. अलग अलग एरियाज की, अलग अलग सिटीज की अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है. किसी सिटी में रहने की कॉस्ट ज्यादा है, किसी सिटी में रहने की कॉस्ट कम है. ये कंपैरिजन आप केवल इंडेक्स नंबर की मदद से ही कर सकते हो. नेक्स्ट इज इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है? इंडेक्स नंबर की मदद से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है. किस चीज को लेकर पॉलिसीज? टैक्स को लेकर पॉलिसी, सब्सिडीज को लेकर पॉलिसी. आपके देश में कितनी महंगाई है, कितने लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब्सिडी. और किसके पास ज्यादा इनकम है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है टैक्स. ठीक है साहिल. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर्स. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर में सबसे पहला है मेजर्स रिलेटिव चेंजेस. इट मेजर्स रिलेटिव चेंजेस यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच का चेंज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है इंडेक्स नंबर्स. दूसरा है इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. बेटा कोई भी चीज है ना, जब नंबर फॉर्म में आ जाती है तो और प्रिसाइज और सिंपल हो जाती है समझने में. अगर मैं तुमको बोल रही हूँ कि इस साल प्राइस थी 100 और अगले साल प्राइस बढ़ के हो गई किसी कमोडिटी की 110, तो तुमको पता लग गया ना यार 10% से प्राइस बढ़ गई है. ठीक है. इंडेक्स कितना है? 110. ठीक है. परसेंटेज चेंज नहीं निकाला जाता है इंडेक्स में, टोटल एक्यूमुलेट होता जाता है. ओके. एंड लास्ट इज एवरेज. बेटा इंडेक्स बेसिकली एवरेज है. एवरेज है यानी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को एवरेज वे में कंसिडर करता है. मतलब अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि पिछले साल का इंडेक्स 100 था और इस साल का 115 हो गया, तो सारे ही गुड्स की 15% से प्राइस बढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है. इट इज जस्ट एन एवरेज. किसी गुड की प्राइस 40% से बढ़ी होगी, किसी की 5% से भी नहीं बढ़ी होगी. एम आई क्लियर? ये सिर्फ एवरेज ही कैलकुलेट करता है. ये तीन थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. अनदर प्रॉब्लम इज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में क्या क्या दिक्कतें होती है? सबसे पहला कैलकुलेट होना चाहिए, पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव. किस ऑब्जेक्टिव के साथ तुम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो? क्या मेन पर्पस है यार इंडेक्स निकालने का?
अगर वो पता है तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। सेकेंडली, बेस ईयर सिलेक्ट करना। बेटा बेस ईयर यानी ऐसा ईयर जिस साल से तुम कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, उस साल को सिलेक्ट करना भी मुश्किल है, ठीक है। इफ वी आर सिटिंग इन 2026, आई वांट टू कंपेयर इट विद 2025, तो बेस ईयर हो गया 2025। याद ये रखना है कि जो बेस ईयर तुम चूज करो वो एबनॉर्मल ईयर नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल ईयर यानी, हाँ, जैसे जिस साल कोविड हुआ था उस साल को पिक नहीं करना है एज बेस ईयर, नहीं तो तुम्हारे कंक्लूजन सही थोड़ी ना निकलेंगे। इट वाज नॉट ए नॉर्मल ईयर, जिसमें पेंडेमिक चल रहा है वो नॉर्मल ईयर हो ही नहीं सकता है। तो चूज अ नॉर्मल ईयर एज योर बेस ईयर जिससे आपको कंपेयर करना है प्राइस को, करंट ईयर की प्राइस को। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब यार जैसे हमारी कंट्री में निकलता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है? इट इज द इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइसेस। होलसेल मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विस बेचे जा रहे हैं, कितने ही गुड्स और सर्विस होते हैं जो बेचे जाते हैं, उनकी होलसेल प्राइसेस करंट ईयर में कितनी है उसको कंपेयर किया जाता है पिछले बेस ईयर से। एम आई क्लियर? वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारी कंट्री में कंटिन्यूअसली कैलकुलेट होता है, ठीक है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बाद एक और इंडेक्स आता है, दैट इज रिटेल प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज रिटेल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? रिटेल मार्केट में कितने में वो गुड्स एंड सर्विस बिक रहे हैं और पहले के कंपैरिजन में कितना राइज हो गया है उनकी प्राइसेस में, ठीक है। बेटा इट इज सो डिफिकल्ट टू सिलेक्ट कि ये इंडेक्स निकालने में कौन से गुड्स को लेना है और कौन से गुड्स को छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि सारे गुड्स को तो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे हम अपना इंडेक्स निकालने में या इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में। इन्फ्लेशन यानी क्या? महंगाई। ओके, इंडेक्स नंबर वहीं पे मेनली यूज आता है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में काम आता है। देन सिलेक्शन ऑफ वेट्स। सिलेक्शन ऑफ वेट्स यानी बेटा क्या वेट दोगे किसी भी आइटम को। से फॉर एग्जांपल यार, मैं 5 चीजों की इंडेक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, 5 कमोडिटीज हैं, ए बी सी डी ई। बेटा गुड ए व्हीट है, गुड बी राइस है, ये तो फिर भी नेसेसिटी है। गुड सी टेलीविजन है, गुड डी मोबाइल है, गुड सी रेफ्रिजरेटर। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। नाउ यू नो कि यार बेटा जो भी नेसेसिटी वाली चीज है उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी प्राइस बढ़ गई तो लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। ओके, और ये जो लग्जरी वाली चीजें हो जाती हैं ये कम इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मुझे बताओ वेट्स किसको ज्यादा देने चाहिए, नेसेसिटी वाली चीजों को या लग्जरी वाली चीजों को? नेसेसिटी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार, इनको ज्यादा वेट मिलना चाहिए इन कंपैरिजन टू लग्जरी, राइट। तो ऑटोमेटिकली ये तो मैंने अभी 3-4 आइटम्स ही लिए, लेकिन इट इज सो डिफिकल्ट टू डिसाइड कि हर आइटम का कितना इंपॉर्टेंस लेवल है और कितना वेट अलोकेट करना चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स। एम आई क्लियर? दैट इज दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड लास्टली सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला। ढेर सारे फॉर्मूला देखने वाले हैं सिंपल इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स के, तो उनमें से कौन सी फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सबसे पहली चीज, ये पूरी तरह सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तुमने देखा यार इनको इनका कैलकुलेशन करने में कितनी दिक्कतें हैं। ओके, तो ये पूरी तरह सही हो ये जरूरी नहीं है। सेकेंडली, इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। बेटा यार हम जब अपना इंडेक्स, हमारी कंट्री का इंडेक्स निकाल रहे हैं तो अलग गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं, अलग प्राइसेस ले रहे हैं, अलग फॉर्मूला ले रहे हैं। इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज हो सकता है कुछ अलग तरह से कैलकुलेशन कर रही है, तो अब इनको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। हम बोल रहे हैं यूएस में इतना इन्फ्लेशन है, इंडिया में इतना इन्फ्लेशन है, इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर। द रीजन इज हम अलग अलग तरह से वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अलग अलग वेटेज देके वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज मतलब बेटा इंडेक्स नंबर है ना अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग निकाले जाते हैं। स्पेशली रिटेल इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए अलग निकलता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग निकलता है, अर्बन वर्कर्स के लिए, नॉन लेबर वर्कर्स के लिए अलग निकलता है। मतलब हर क्लास ऑफ वर्कर के लिए अलग अलग इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये हर जगह यूज नहीं हो सकते, दे आर फॉर स्पेसिफिक और लिमिटेड यूज। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स। बेटा बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है रिटेल मार्केट में प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है,
लेकिन रियल लाइफ में रिटेल मार्केट की हर एरिया की प्राइस अलग होती है। अब जब तुम प्राइस ले रहे हो तो कौन सी प्राइस को पिक करोगे और अपने कैलकुलेशन में रखोगे, ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। हर रिटेलर अलग ही रेट पे बेच रहा होता है। एम आई क्लियर? ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा द मेन थिंग। 6 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनेगा। ओके। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। कुछ स्कूल्स में डेफिनेटली दे कैन आस्क यू थ्योरी ऑल्सो, 6 मार्क की थ्योरी। ओके। अब आ जाते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। बेटा दो तरह के इंडेक्स होते हैं। कौन से हैं वो दो? एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरा होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर के दो फॉर्मूले हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है और दूसरा होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है। अपन दोनों का एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये बहुत आसान है, ये 6 नंबर में नहीं आएगा। ये तो 3 नंबर में भी आ जाए तो ज्यादा ही मिल रहे हैं तुमको 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए। बेटा इंडेक्स नंबर का सिंबल होता है P01। P0, जीरो का मतलब है बेस ईयर और 1 का मतलब है करंट ईयर। आप करंट ईयर की प्राइस कंपेयर कर रहे हो विद बेस ईयर की प्राइस। ओके। तो इसका फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। बेटा P1 का मतलब मैंने अभी बताया प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और P0 का मतलब है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। कैलकुलेशन करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस। P1 की वैल्यूज तुम्हें देखे रखिए, इसका टोटल कितना हो गया? 100, 140 प्लस 30, 200। और बेस ईयर की प्राइस का टोटल कितना हो गया? 150। तो बेटा जब फॉर्मूला में वैल्यूज रखोगे, समेशन P1 कितना है? 200 अपॉन समेशन P0 कितना है? 150 इंटू 100 कर दिया। तो दिस इज 0 0 कैंसिल, दिस इज 4 जा 3 जा 400 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 133.33। ये है तुम्हारा इंडेक्स। बेटा अगर इंडेक्स का आंसर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, ये सिर्फ क्यूमुलेट होते जा रहा है। जो चीज 100 रुपए की थी अब वो 133 की हो गई है। दैट इज द बेसिक क्रक्स। ओके। तो ये अगर 100 से ऊपर आ रहा है आंसर, मतलब प्राइसेस पहले के कंपैरिजन में बढ़ी हैं। और तुम्हारे इंडेक्स का आंसर 100 से कम आ रहा है, मतलब प्राइसेस पहले के कंपैरिजन में हो गई है कम। ठीक है। ये तो था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जनरली एग्जाम में नहीं आना चाहिए और 3 मार्क्स भी बहुत ज्यादा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बेटा दूसरा मेथड सिंपल इंडेक्स नंबर्स में ही है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 होल अपॉन में N। बेटा ये जो मैं निकाल रही हूं ना, आर आर P1 अपॉन P0 इंटू 100 को यहाँ पे बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव। क्या मतलब होता है आर का? प्राइस रिलेटिव। ठीक है। अब बेसिकली तुम्हें करना क्या है, हर लेवल पे P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है और डिवाइड करना है N से। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब नंबर ऑफ प्राइसेस इन द सीरीज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको देकर रखा है प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है, मतलब ये P0 दिया हुआ है, वो है 100, 8, 2, 200 और 1। और प्राइसेस इन करंट ईयर मतलब P1 देके रखा है। ठीक है। अब हर लेवल पे तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो बेटा 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना हो गया ये? 200। नेक्स्ट है 40 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। 8 1 जा 5 जा, तो ये हो गया 500। फिर 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। दिस इज 1 जा 8 जा 800। फिर 800 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। 1 जा 4 जा कितना हो गया? 400। 6 बाय 1 इंटू 100 कितना हो गया? 600। 1000, 2500 इज द टोटल। ठीक है। अरे बोलो ना, अपने को इसी का टोटल चाहिए था। तो वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर्मूला में? 2500 डिवाइड किससे करोगे? 1 2 3 4 5, 5 है ना वैल्यूज टोटल। तो आंसर क्या हो गया? 500। इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी जाती है, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस।
रुपीज वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, परसेंट नहीं, रुपीज नहीं, कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं बेटा वेटेड इंडेक्स नंबर, ये एक्चुअली आता है एग्जाम में, ठीक है। वेटेड इंडेक्स नंबर की दो कैटेगरी है सेम, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में तीन फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला है लास्पियर्स मेथड, दूसरा फॉर्मूला है पास्चे मेथड, और तीसरा फॉर्मूला है फिशर्स मेथड, ठीक है। अब सुनो, इसका लास्पियर मेथड का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 समेशन P0 डिनोमिनेटर में करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइस लिख दी, और दोनों ही जगह क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं अगर? Q0, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। Q0 मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। बेटा बेसिक फॉर्मूला वही है, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस। आप वेट के नाम पे किसको ले रहे हो? बेस ईयर की क्वांटिटी। तो दोनों ही जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या इंटू हो गया? बेस ईयर की क्वांटिटी। पास्चे मेथड करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसिडर करता है, तो समेशन P1 समेशन P0 डिनोमिनेटर में लिख दिया, और दोनों जगह क्या मल्टीप्लाई कर दिया? Q1। तो ये हो गया पास्चे मेथड का फॉर्मूला, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। फाइनली कमिंग ऑन टू फिशर्स इंडेक्स, समेशन, ये बेटा इन दोनों मेथड का ही एवरेज है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ये जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ये बाहर की तरफ आ रहा है, अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली नाउ यू नो कि ये वैल्यूज क्या क्या निकालनी है तुमको। सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? P1 Q0, फिर तुमको चाहिए P0 Q0, फिर तुमको चाहिए P1 Q1, फिर तुमको चाहिए P0 Q1। अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये चार वैल्यूज चाहिए तीनों फॉर्मूले में, ठीक है। तो एक साथ टेबल में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए अगर तीनों का क्वेश्चन आता है तो। अगर ये तीनों का क्वेश्चन आता है तो इट शुड कम फॉर 6 मार्क्स। एम आई क्लियर? अब सबसे पहले निकालते हैं P1 Q0। P1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? Q0 के साथ। तो 20 इंटू 10 200, 40 इंटू 3 120, 20 इंटू 5 100, 8 इंटू 20 160 एंड 40 इंटू 2 80। टोटल कितना हो गया है? 200, 320, 660। 660 is the total. Next, P0 Q0, P0 Q0 मतलब क्या इंटू होगा? P0 इंटू Q0, 10 इंटू 10 100, 35 इंटू 3 105 होगा ना, 30 इंटू 5 150, 10 इंटू 20 200, 40 इंटू 2 80। इसका टोटल कितना हो रहा है? 635 आ रहा है। श्योर? करेक्ट। फिर आ जाते हैं P1 इंटू Q1। बेटा ये वाली वैल्यू इंटू ये वाली वैल्यू, P1 इंटू Q1, 20 इंटू 25 500, 10 इंटू 40 400, 20 इंटू 15 300, 8 इंटू 20 160, 40 इंटू 5 200, 1560। टोटल आ गया है 1560। फाइनली लास्ट है P0 इंटू Q1। P0 इंटू Q1 मतलब ये वाला कॉलम इंटू ये वाला कॉलम, 25 इंटू 10 250, 10 इंटू 35 350, 15 into 30 450, 20 into 10 that is 200,
एंड फाइनली 5 इंटू 40 अगेन 200 कितना हो रहा है ये 1450 बेटा नाउ अप्लाइंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला P1Q0 P1Q0 का टोटल कितना है 660 अपॉन P0Q0 635 इंटू 100 सॉल्व करने पे कितना आ रहा है जस्ट कैलकुलेट एंड टेल who's doing it 103.93 बेटा आंसर 100 से ऊपर है मतलब प्राइसेस बड़ी ही हैं ओके नेक्स्ट है पास्टे मेथड P1Q1 मतलब 1560 अपॉन P0Q1 1450 इंटू 100 सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 107.58 ठीक है अब बेटा सुनो फिशर मेथड है ना थोड़ा लेंदी हो जाता है मैंने तुमको इसका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है या तो तुम इंटू करो फिर इसका अंडर रूट लो मतलब P1Q0 अपॉन P0Q0 कैन आई राइट इट एज 660 डिवाइडेड बाय 635 1.0393 ठीक है और मैं इंटू कर सकती हूँ इसमें 1.0758 जो पास्चे मेथड का फॉर्मूला है मैं आपने 107.58 क्यों नहीं लिखा बेटा उसमें इंटू 100 करके अपन ने आंसर लिखा है ना तो तुमको 2 डेसिमल पीछे तो करने पड़ेंगे 1.0758 और फिर बाहर की तरफ आ जाएगा इंटू 100 ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम अगर सिंपल एवरेज भी लोगे ना ये ज्योमेट्रिक मीन है तुम अरिथमेटिक मीन निकाल के भी आंसर लिखोगे ना तो सिमिलर आंसर ही आएगा दैट कैन बी अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके इतना लंबा कैलकुलेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो 1.0393 प्लस 1.0758 इन दोनों को ऐड करा तो वी गेट 2.1151 बेटा इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1.05057 ठीक है तो बेटा 1.057 डायरेक्टली लिख सकते हो और इंटू 100 तो दैट गिव्स यू 105.7 ठीक है अप्रोक्सीमेटली इतना ही आंसर आ रहा होगा अंडर रूट का भी या तो तुम लंबा मेथड अप्लाई करो इंटू करो और फिर अंडर रूट निकालो या फिर दिस कैन बी अ शॉर्ट ट्रिक सिंपल एवरेज निकाल दो और बाहर की तरफ आंसर लिख दो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के आंसर में थोड़ा ही वेरिएशन होता है एम आई क्लियर विद दिस ओके बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पर आते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W बेटा R का मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ R का मतलब क्या है P1 अपॉन P0 इंटू 100 और W का मतलब क्या है वेट्स W का मतलब होता है वेट्स ठीक है तो अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में देके रखा है वेट्स देके रखे हैं तो अपने को समेशन W तो चाहिए वेट का टोटल कितना आ रहा है 10 उसके बाद तुम्हें देके रखा है P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये है तुम्हें जो कैलकुलेट करना है P1 और P0 देके रखा है यू नीड टू कैलकुलेट R R का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100 ठीक है 12 बाय 10 इंटू 100 कितना है ये 120 फिर 6 बाय 5 इंटू 100 5 1s are 20s are तो 120 अगेन फिर 5 बाय 4 इंटू 100 1s are 25s are 125 बेटा R का टोटल नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए R इंटू W का टोटल चाहिए तो ये जो R तुमने कैलकुलेट करा है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे वेट से मल्टीप्लाई करोगे कितना 120 इंटू 5 600 120 इंटू 3 480 अरे सॉरी 360 12 3 36 125 इंटू 2 250
टोटल कितना आ रहा है? 1210। बस फॉर्मूला में रख दो। समेशन आर डब्ल्यू है 1210 अपॉन समेशन डब्ल्यू क्या है 10। सॉल्व करने पे यू गेट द आंसर 121। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है बेटा। अब ये तो सारे सिंपल और वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव सब हो गए हैं। लेकिन अभी भी इसमें बचे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता क्या है? देयर आर टू फर्दर मोर छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपको आपकी लिविंग के लिए कितना एक्सपेंस लगेगा, जब ये कैलकुलेट किया जाता है कंसिडरिंग सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जैसे मुंबई और बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंदौर, जयपुर, टियर 2 टियर 3 सिटीज। एम आई क्लियर? ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटा बस ये ध्यान रखना हर क्लास ऑफ कंज्यूमर के लिए अलग अलग निकाली जाती है। मैंने तुम्हें अभी बताया था एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए अलग हो सकता है, अर्बन एरिया के वर्कर्स के लिए अलग हो सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग हो सकता है। यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर डिफरेंट पीपल। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्लास ऑफ पीपल के लिए तुम कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहे हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तुम चूज करोगे गुड्स एंड सर्विसेज। उसके हिसाब से तुम बेस ईयर सिलेक्ट करोगे, कौन से ईयर से तुम्हें कंपेयर करना है प्राइसेस। देन यू नीड टू डिसाइड कि यार कौन सा क्लास ऑफ कस्टमर कितना प्राइस दे रहा है और उसका एक्सपेंडिचर पैटर्न कितना है, कितना खर्चा कौन से गुड पे करता है वो। एंड फाइनली सिलेक्शन ऑफ वेट्स। बेटा वेट्स है ना दो तरह से दिए जाते हैं। या तो तुम क्वांटिटी के बेसिस पे वेट्स दे सकते हो, जैसे अपन ने अभी Q0 और Q1 दिया था, या फिर तुम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे वेट दे सकते हो। किसी पर्सन का कितना खर्चा रेंट पे होता है, कितना ग्रोसरी पे होता है, कितना एजुकेशन पे होता है, कितना हेल्थ पे होता है, उसके अकॉर्डिंग वेट्स दिए जा सकते हैं अलग अलग चीजों को। अब बेटा इसमें दो मेथड है, हाँ? ये भी एग्जाम में आता है। वन इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। अगर एग्जाम में पूछा जाए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, कृपया ध्यान दें द सेम फॉर्मूला जो लास्पियर्स मेथड का है। क्या है फॉर्मूला लास्पियर मेथड का? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। सेम अप्रोच। ठीक है। और फैमिली बजट मेथड का क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला जो जस्ट तुमने अभी सॉल्व किया, समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। आर का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100, डब्ल्यू का मतलब है वेट्स। अगर बाय चांस तुम्हें वेट्स डायरेक्टली नहीं दिए जाते तो वेट्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे बाय मल्टीप्लाइंग P0 इंटू Q0। बेटा वेट क्वेश्चन में दे दिए जाए तब तो दिक्कत है ही नहीं, वेट क्वेश्चन में नहीं दिए जाए तो P0 इंटू Q0 करके निकालोगे। ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ इंडेक्स। अलग अलग तरह के इंडेक्स हो सकते हैं। सबसे पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल मार्केट में प्राइसेस कितनी चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। बेटा ध्यान ये रखना है ये सर्विसेज को कंसिडर नहीं करता, ये केवल गुड्स को कंसिडर करता है। रिटेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब रिटेल मार्केट में पहले के कंपैरिजन में कितनी प्राइसेस चेंज हुई है, ये सर्विसेज को भी कंसिडर करता है। इसलिए ज्यादा अच्छा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि हम जैसे लोग तो रिटेल मार्केट से ही परचेजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। वो एक्चुअल इन्फ्लेशन की सिचुएशन बताएगा। एंड फाइनली देयर इज वन मोर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स में कितना चेंज हुआ है इन आउटपुट बेस ईयर के कंपैरिजन में। तो इसका भी फॉर्मूला कैसा होता है? बेटा सिंपल शब्दों में समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू है वो भी। बस यहाँ पे बेटा आर का मतलब है ना प्राइस के रिलेशन में नहीं दिया जाता। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 है। P1 अपॉन P0 इंटू 100 नहीं है, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 है। W का मतलब तो क्या ही है? वेट्स। W आर वेट्स। जनरली इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ओके। ये सिर्फ थ्योरी में पूछा जा सकता है तुमसे। एक और चीज जो तुमसे पूछी जा सकती है वो है इन्फ्लेशन का रेट। इन्फ्लेशन का रेट कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। क्या है ये? इंडेक्स। A2 मतलब ईयर 2 का इंडेक्स, A1 मतलब ईयर 1 का इंडेक्स
अपॉन में ईयर 1 का इंडेक्स into 100. I'll take an example. अगर तुमको क्वेश्चन इस तरह से देके रखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 2 इज 200 एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 इज 100, सॉरी 150 ले लेते हैं, तो तुमको निकालना है इन्फ्लेशन रेट। कैसे निकालोगे? 200 माइनस 150 डिवाइड किससे करोगे? 150 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, that gives you 100 by 3, that is 33.33% is the inflation rate. बेटा इन्फ्लेशन रेट परसेंट में निकल रहा है, इंडेक्स परसेंट में नहीं निकाला जाता। Am I clear with this? इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म।